तो मेरा कंप्लेंट खाली है कि इंडस्ट्री को सिक्लिकल फंड्स तेजी के मौके में नहीं डालना चाहिए, मगर मंदी के टाइम में आप लॉन्च कीजिए। भले आप खाली 50 या 100 करोड़ इकट्ठा करें, ठीक है, एटलीस्ट उन लोगों को आप फैबुलस रिटर्न देंगे जब साइकिल ऊपर चलती है। पर किसकी गट्स होती है कि 100 करोड़ के लिए जाके ये इन्फो बात करे? एंड यूज ऑफ फंड्स नहीं। इज द ओनली वे टू डिसाइड कि मैं आईपीओ में डालूंगा कि नहीं। अगर वो बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रहा है वो पैसा, मैं आंख बंद करके दूंगा, क्योंकि वो कह रहा है कि मेरी बिजनेस में मेरे को रिटर्न मिल रही है, इसलिए मैं उसमें डाल रहा हूँ। डीआईएस का टोटल शेयर एफआईएस से ज्यादा है, वो बहुत ही जल्द बदल जाएगा बदल जाए। और एफआईएस तेजी से इसको ओवरटेक करेंगे। क्योंकि जब एफआईएस वापस आते हैं, वो सेल्फ फुलफिलिंग की बात की ना, क्योंकि वो आके फिर वापस लार्ज कैप खरीदेंगे शॉर्ट टर्म हेज फंड के लिए। जो सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर है उस स्टॉक प्राइस को डिसाइड करने में, वो है तेल का दाम। जी। क्योंकि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है और 85% हम हमारा तेल इंपोर्ट करते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग, इफ यू आर गोइंग टू गो एंड मार्केट टू गाइस सेइंग डोंट पुट एन एफडी फॉर योर रिटायरमेंट, put it in equity mutual funds, I would 150% support that, because it's a basic fact of life that equity market is the best market geared to beat your inflation. I would say the single biggest component should be multi-asset funds, because by and large in multi-asset funds you get what 10-15% of debt also. You'll get 15 to 20% of gold or whatever, silver or any commodity they choose to do. But and the equity portion of most multi-asset funds is by and large cap. The multi-cap fund is the best way to protect yourself from your own mistakes. तो सुनील सर, वंडरफुल हैविंग यू एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। और Thank you. आपके करियर और आपके एक्सपीरियंस का कुछ फ़ायदा सबको हो, इसी उद्देश्य से आज बातचीत कर रहे हैं। तो सर एक बात बताइए, जैसे आप यू स्टार्टेड योर करियर एज अ बैंकर, राइट? एंड Hmm. यू स्पेंट सो मेनी इयर्स एट बैंक्स एंड देन यू बिकेम अ फंड मैनेजर। Hmm. तो आपको दोनों में मतलब क्या चैलेंज लगता है? दोनों में देयर इज अ लॉट ऑफ फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लॉट ऑफ थिंग्स वेइंग ऑन योर। तो दोनों में आपको क्या लगता है कि कितनी सिमिलैरिटी और कितना डिफरेंस आपको महसूस हुआ दोनों चीज़ों देखिए, सिमिलैरिटी तो है, तो सब फिनेंस के बात है। में? तो जी। अल्टीमेटली जो स्किल्स आपको, एक मैं कॉर्पोरेट बैंकर था, ओके। हुँ, तो ज़्यादातर मेरे ज़िंदगी में मैं कॉर्पोरेट यानी लेंडिंग बैंकर था, ठीक है। तो लेंडिंग में आपको ज़रूरत है एनालिसिस की, ठीक है। और मेरी स्किल सेट वही थी, इसलिए बैंकिंग पे आके मैं अटक गया, मैं कहूँगा, क्योंकि मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था। अरे ओके, मैं पीएचडी के लिए एनरोल किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, आईआईटी से मास्टर्स करने के बाद। और मेरी इच्छा थी कि मैं रिसर्च स्कॉलर बन के फिर एक पीएचडी ले लूं और साइंटिस्ट बनूं। तो मेरी ऑलवेज एक, क्या कहते हैं कि लॉजिकल एनालिटिकल रैशनल डेटा बेस्ड अप्रोच था। और कुछ फैमिली की मुसीबत के कारण आई कुड नॉट परस्यू दैट एज अ करियर, मैंने ड्रॉप आउट कर दिया। तो ओपन फील्ड में खाली आईएएस था और बैंकिंग एग्जाम थे, तो मैंने सबको दिया। तो पहले मुझे मिल गया, वो इंश्योरेंस मिल गया, तो 6 महीने उधर काटा, तो उसके अंदर स्टेट बैंक का भी रिजल्ट आ गया। तो नेचुरली स्टेट बैंक वाज बेटर देन इंश्योरेंस इन दोस डेज, क्योंकि कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं था। तो आई जॉइन बैंकिंग। मगर बेसिकली क्या कह रहा हूँ मैं, इसको कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं साइंटिफिक टेम्पर। यानी राइट। जो चीज एनालिटिकली आप सोचते हो, इसलिए आप देखें ना, आप देखिए पूरा जो फंड मैनेजमेंट कम्युनिटी की अगर क्वालिफिकेशन निकाले, हुँ, तो 50 to 60% उधर इंजीनियर्स होंगे और एमबीए होंगे। बिल्कुल। यानी इसका कोई, देयर इज नो बीए इन बैंकिंग और ऐसी कुछ, और बीकॉम इज फार रिमूव्ड फ्रॉम फाइनेंस, इफ यू राइट, आस्क माय रियल ट्रूथ। यू तो आर इसलिए मेरा कहना था कि फाइनेंस में मैं इसलिए सक्सेस मुझे मिली क्योंकि एनालिटिकल स्किल्स जरूरत थी। और वो सेम स्किल्स है जो, जैसे आप कह रहे हैं, फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री में भी जरूरत है। तो कॉमनलिटी है कि अल्टीमेटली बैलेंस शीट को समझना राइट। और खाली नंबर्स के ऊपर रिलाई मत करना। क्योंकि एज अ कॉर्पोरेट बैंकर आप सब ठीक करके लेंड करते हो, फिर भी लोन बैड हो जाता है, जी, क्योंकि आपको उधर क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी देखना पड़ता है, क्योंकि नंबर्स तो कोई भी दे देता है, सही राइट। बात। जैसे पता है आपको, मैं एक कॉमन एग्जांपल बताता हूँ, सत्यम कंप्यूटर्स की बात है। हुँ, 3,500 करोड़ उनके बैंक कैश बैलेंस थी, तो सभी जी, ने उसको दिया, स्टॉक मार्केट में भी रेस्पेक्ट किया, और वो पूरा फेक था। राइट, 3,500 करोड़ का कैश। तो यू हैव टू गो बियॉन्ड द नंबर, ये सेकंड सोच है। क्यों कह रहा हूं मैं, सेम थिंग भी फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री में भी देखे, तो सब बैलेंस शीट तो है, एनालिस्ट का कॉल है, बट अल्टीमेटली एक वो एक्सपीरियंस की बात होती है कि इसमें दाल में कुछ काला है, वो पकड़ना है।
तो अल्टीमेटली एक है, डू होमवर्क फुल्ली बेस्ड ऑन डेटा research, use your right brain to फाइनली लुक एट इट, बिकॉज लेफ्ट ब्रेन इज द वन विच हेल्प्स यू के लॉजिकली आप एनालाइज करो, मगर राइट ब्रेन है जो इंट्यूशन लाता है। तो अल्टीमेटली वो इंट्यूशन के बगैर ना एवरीथिंग नहीं। तो देखिए, कोई भी रेटिंग एजेंसी कोई कंपनी को बैड होने से पहले पकड़ता नहीं है, वो डिफॉल्ट होता है उसके बाद उसको डाउनग्रेड करते हैं। इतना तो एग्जाम्पल्स तो भर के है। तो रेटिंग एजेंसी पूरी की पूरी रैशनल एलिमेंट में करती है ना। तो ये बात है कि दो चीज ये मैं कॉमनलिटी में कहूंगा कि फर्स्ट, आपको एनालिटिकल थिंकिंग की जरूरत है, आपको डेटा की जरूरत है, मगर यू हैव टू गो बियॉन्ड द डेटा टू अंडरस्टैंड। और ये बात तो लेंडिंग में अपना पैसा लगा रहे हैं उसमें नहीं, मनी बैंक का पैसा खुद का, मगर फंड मैनेजमेंट में आप लोगों का पैसा लगा रहे हैं। तो ये फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बैंक में वो डिपॉजिट लेने वक्त होता है, यानी आप किसी का पैसा उठा रहे हो तो उसको वापस देना है। मगर इंडिया में बाय एंड लार्ज कोई भी बैंक फेल नहीं होती है, तो कि गवर्नमेंट स्टेप इन करके पीएसयूज को तो प्रोटेक्ट करती है, प्राइवेट सेक्टर को भी पीएसयूज में मर्ज करा देती है। तो दो यू आर लीडिंग डीलिंग विद अदर पीपल्स मनी, अदर पीपल को महसूस नहीं होता है कि कोई लॉस हो गया बिकॉज यू मेड अ बैड लोन। मगर फंड राइट। मैनेजमेंट में ऐसी बात नहीं है, एक गलती आपने किया तो वो उसका असर पड़ता है रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर जिसने आपके भरोसे पैसा दिया। तो ये फंड मैनेजमेंट में वो एक बात बैंकिंग से भी ज्यादा होती है, क्योंकि इंटरनेशनली शायद उतना डिफरेंस नहीं है, क्योंकि बैंक आर अलाउड टू फेल, तो पीपल लूज मनी। ऐसा नहीं कि इंडिया में दे डोंट लूज मनी, कुछ एक आध बैंक में हुआ है, मगर बाय एंड लार्ज गवर्नमेंट ने ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लीजिए, राइट, जो भी दीजिए, पंजाब का एक बैंक था बैंक, तो जो भी बैंक लीजिए उसको अल्टीमेटली प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इंडिया में एक जो फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री को होती है कि जो भी आप काम कर रहे हो वो आपके पैसे से नहीं कर रहे हो, सही। आप किसी और के पैसे को, इसलिए मेरा फेवरेट शब्द यहाँ पर है ओपीएम, यानी जी। जो पॉपी से ओपीएम बनता है वो नहीं, ये ओपीएम है अदर पीपल्स मनी, राइट। राइट। तो वो डिफरेंस है, फर्क क्या पूछिए कि डिफरेंस है कि दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका और भी बढ़ता है बिकॉज यू आर आंसरेबल। और फाइनली वाइल पीपल कहते हैं कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, रिटायरमेंट प्लानिंग, ये सब बात, हर दिन आपकी रिपोर्ट कार्ड पब्लिश होती है, हर एग्री। दिन। जितना भी लॉन्ग टर्म की बात करे, कल एक गलती किया तो साफ साफ आप सामने दिखते हो। मैं बताता हूँ ना, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए ना, जैसे अदानी के ऊपर हिंडन बैंक का प्रॉब्लम आया था, तो नेक्स्ट डे इमीडिएटली सब लोग छपवा देते कि ये म्यूचुअल फंड का इतना एक्सपोर्ट था अदानी में। अरे उसके बाद सब ठीक हो गया, सब हो गया, वो बाद में बात। बट उस पीरियड में जहां पे लोग कहते, अरे किसने क्यों किया, आपकी क्या रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है, आप क्या करते हो। तो ये जो टेंशन है ना, उसका सोल्यूशन मुझे अभी तक दिखा नहीं है, क्योंकि एक फंड मैनेजर को जो दबाव होता है कि अपना ही लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करो, बट डे टू डे आप अकाउंटेबल हो, आपकी रिपोर्ट कार्ड पब्लिश होती है और हर किसी आपको जो पूछता है कि ये क्या ऐसे किया। नहीं तो और एक कोई बहुत कॉमन वाली बात होती है, कैश कितना रखना चाहिए, रखना चाहिए कि नहीं। अभी एक कोई दिग्गज एएमसी ने कहा कि कैश बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, किसी और एएमसी की फंड ले तो 35% का कैश बैलेंस में है, जैसे वॉरेन बुफे का है। जी। तो कौन सही कौन गलत, क्योंकि जब मार्केट गिरती है तो कैश बैलेंस वाले को सब तालियां बजाते हैं, और मार्केट बढ़ती है तो बोलते हैं पागल है तूने कैश रखा दिया। तो ये हमारी जो इंडस्ट्री की जो एक कांस्टेंट पब्लिक गेज के अंदर रहना, जी। फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद, यही सबसे है। तो इसीलिए मेरा रियली हैट्स ऑफ कि जिन्होंने फंड मैनेजमेंट में 20 20 30 साल रह गए विथ ऑल द ब्रिक बैट्स, जो ऑटोमेटिकली कोई भी फंड मैनेजर ऐसा नहीं है जिसको थप्पड़ ना पड़ा हो सही बात। बुरी वक्त में, बट टिक के रहना और डिलीवर करना, आई एम रेपुटेशन टेल यू, है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए रियली स्पीकिंग आवर इंडस्ट्री इज रियली, मैं कहूँगा चैलेंजिंग है, मगर नेट नेट क्या है कि थैंक्स टू भारत के भरोसे अल्टीमेटली सब लोगों ने अच्छी रिटर्न्स डिलीवर किया है। तो ओवरऑल जिस इन्वेस्टर ने खुशी से रह चुके हो 5 साल 10 साल 15 साल, नो रीजन टू कंप्लेन कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के खिलाफ आपका अच्छा बना है। तो वो अल्टीमेटली एक सेविंग ग्रेस रहा है, क्योंकि वो हमारी देश की एक भलाई है। Just because we are living in India, we have been able to deliver that. बहुत बड़ी बात कही सर आपने ना, कंप्लीटली जो आपने बात की इट रेजोनेट्स विद मी। मैं एज एन इन्वेस्टर मैं देखता हूँ या एज अ एनालिस्ट मैं देखता हूँ कि भाई देखिए, हम नंबर्स देखते हैं, हम चार्ट्स देखते हैं, हम कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं, लेकिन जो असल चीज़ है वो है प्रमोटर क्वालिटी, यानी कि जो लोग हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल देयर इज अ ह्यूमन एलिमेंट जिसको आपने कहा क्वालिटेटिव एलिमेंट है।
तो जब तक आप उसको नहीं समझेंगे, अब वो दैट इज समथिंग दैट कम्स विद एक्सपीरियंस आई थिंक, एंड यू हैड सच ग्रेट एक्सपीरियंस। तो जो आपका जर्नी एज अ बैंकर, आई हम्म, थिंक, एंड योर साइंटिफिक टेम्पर, आई हम्म, थिंक दैट हेल्प यू बिकम अ वेरी सक्सेसफुल फंड मैनेजर। एक बात सर आपने कही बहुत इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है कि बहुत क्रिटिकल चीज है वो, कि देखिए जब बाजार बढ़ रहा होता है हम्म, उस समय सबको पैसा लगाना होता है, हम्म, और उस समय आइडियाज अवेलेबल नहीं होते फंड मैनेजर के लिए, क्योंकि सबके रेट बढ़ चुके होते हैं, तो पी बढ़ चुका होता है। तो हम्म, उस समय तो पैसा आ रहा होता है फंड में, हम्म, और जब देखिए बाजार गिर रहा होता है, मौके सामने दिख रहे होते हैं, उस समय लोग पैसा विड्रॉ कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको लग हम्म, रहा होता है कि बाजार, और पैसा नहीं भी डाल रहे होते हैं, एसआईपी बंद करा रहे होते हैं। तो ये हम्म, जो प्रो साइक्लिकलिटी है, कि मतलब अगर साइकिल चल रही है तब आप ज्यादा पैसा आ रहा है आपके पास, जब जब नहीं आना चाहिए, जब नहीं लगाने के मौके हैं, और जब मौके बहुत ज्यादा है उस समय पैसा निकल रहा है। ये हम्म। समस्या आपको लगता है कि फंड मैनेजमेंट में आती है, इसका क्या समाधान है? ये देखिए, ये समस्या जरूर है, मगर मैं कहूंगा कि इसके बारे में कंप्लेन करने से फायदा नहीं है, हम्म। क्योंकि ये असलियत है इन्वेस्टर्स की। अग्रीड। इसको कोई भी बदल नहीं सकता है। और जितना भी पैसा उसके पास हो, ह्यूमन इमोशन की जो बात होती है, ग्रीड एंड फियर की बात, राइट? तो फियर होता है तो कोई कदम नहीं उठाएगा, ग्रीड होता है तो पैसे वाले हो पैसा वाला ना हो, दोनों एक ही तरफ बिहेव करते हैं। और कहते हैं जब निवेश करते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म में ले, ये भी एब्सोल्युटली। तो ये मैं कहूंगा कि आप समझिए कि ये प्लेइंग फील्ड की बात है। अरे हम्म। पिच स्पिनिंग पिच हो तो कंप्लेन क्या करना, आपको खेलना है उस स्पिनिंग पिच में। पिच के बारे में कंप्लेन करके फायदा नहीं है, राइट? तो अग्रीड। ये हमारी पिच है हम्म। कि इन्वेस्टर्स, और ये खाली इंडियन इन्वेस्टर्स की बात नहीं है वर्ल्ड भैया, ओवर। पूरे वर्ल्ड की। और क्यों क्यों मैं कह रहा हूं ना, सी, एज इट इज, इसमें क्या होता है ना कि द चैलेंज कम्स बिकॉज खाली इन्वेस्टर्स को भी ब्लेम करके फायदा नहीं है। हम्म। मैं कहूंगा कि अल्टीमेटली जो एक ओनर्स ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की ग्रोथ की इच्छा होती है, राइट, वो भी एट फॉल्ट है यहाँ पर। हम्म। और उसका कारण है उनका लिस्टिंग होना। अच्छा। क्योंकि एज लॉन्ग एज यू आर नॉट लिस्टेड, आप हम्म। एक डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि आपका पैसा, कैपिटल जो डाला हुआ है, उस पर आप इन्वेस्टर्स की सोचते हो भलाई, तो जी। आप अपने फंड को शट डाउन कर सकते हो फॉर इनफ्लोस। जब इन्वेस्टर करना चाहता है ग्रीड के टाइम सही में, बात, ठीक है, सही। आप शट कर सकते हो। हाँ। और जब नहीं है तो आप खोल दीजिए उसको, फियर के टाइम में खोल दीजिए, शायद इंसेंटिव्स है तो बढ़ा दीजिए, जो भी आपको रूम है। जी। मगर लिस्ट होने के बाद क्या होता है कि कयामत से कयामत तक क्यूएसक्यूटी, राइट, हर क्वार्टर आपको कुछ निकालना पड़ता है। तो सेल्स फोर्स के ऊपर जो प्रेशर डाला जाता है, तो ग्रीड के टाइम में वो सेल्स फोर्स को आप कहेंगे कि मैं शट कर रहा हूं फंड, वो बोल रहा है कि तुम सही पागल बात। है, यू विल लूज योर सेल्स फोर्स। तो ये इंडस्ट्री की असलियत है कि बहुत सही बात, बहुत when सही बात। when the money is coming, मगर एट अ फंड मैनेजमेंट लेवल एक स्मॉल थिंग जो आप कर सकते हो, एक तो है ऐसे टाइम में कैश। इसलिए मेरी कैश बैलेंस के बारे में दूसरी राय है, जब तेजी हो रही है और पैसा आ रहा है, आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हो उसको, क्योंकि अगर हम्म। आपने नहीं लिया किसी और इंडस्ट्री पार्टनर चला को जाएगा। तो जाए। एज एन इंडस्ट्री आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हो। तो उसको लेकर जितना आपकी कैश बैलेंस बढ़ा सकते हो, बढ़ाने का है। ओके, हम्म। नथिंग रॉन्ग विद दैट, बिकॉज तेजी है। सेकेंड, पोर्टफोलियो के अंदर आप एक सेफ्टी जोन में टेम्पररीली लगा दो, दो इट मे बी अगेंस्ट योर फिलोसफी। लाइक स्मॉल कैप फंड में 35% तक लार्ज कैप रखने की तो परमिशन है, तो जी। पूरा 35 लार्ज कैप में लगाइए, जब स्मॉल कैप में ढेर सारा पैसा आ रहा है, जी। राइट? आई नो दैट एट दैट टाइम यू विल अंडर परफॉर्म, बट राइट। एज कंपेयर टू शटिंग द फंड, हम्म। आप कैश में रखो, थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहेगा, मगर जब मौका बदलता है आपको लार्ज कैप बेचना आसान है टू शिफ्ट इट। तो राइट। टैक्टिकली हर फंड मैनेजर के पास कुछ ऐसी चीज है, डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करना, राइट, राइट। तो ये सब चीजें हैं, मगर पूरा सोल्यूशन तो नहीं है। मगर द पॉइंट इज दैट एज एन इंडस्ट्री, जब तेजी चल रही है मार्केट में, एज एन इंडस्ट्री वी कैनॉट अफोर्ड, बिकॉज हमारा पेनिट्रेशन इतना कम है। जब कोई दे रहा है, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको रिस्क कि मैनेज करते हुए, एक बैड एक्सपीरियंस नहीं लाते हुए उसको मैनेज करना है, राइट? तो यहां गलती क्या होती है कि तेजी के टाइम में अगर आप एक सेक्टोरल या थीमेटिक फंड लॉन्च करते हो, हाँ। वो मैं कहूंगा गलत है, बिकॉज देर वो इनएविटेबली साइक्लिकल है, सबको पता है। एज लॉन्ग एज यू आर टेकिंग इन अ डाइवर्सिफाइड फंड, इवन इफ इट इज स्मॉल कैप, डाइवर्सिफाइड फंड, राइट, डाइवर्सिफाइड फंड में लेना ठीक है, मगर अगर आप एक फोकस्ड थीमेटिक फंड में जाएंगे, जी। और तेजी के वक्त में आपको तो सक्सेस हो जाएगा जी। एनएफओ आपका, मगर
when the downturn comes, because एग्री। cyclical नाम है उसका, तो साइकिल माने जब ऊपर जाता है नीचे आएगा, तो नीचे आएगा ऊपर आएगा। तो मेरा कंप्लेंट खाली है कि इंडस्ट्री को सिक्लिकल फंड्स तेजी के मौके में नहीं डालना चाहिए, मगर मंदी के टाइम में आप लॉन्च कीजिए। भले आप खाली 50 या 100 करोड़ इकट्ठा करें, ठीक है, एटलीस्ट उन लोगों को आप फैबुलस रिटर्न देंगे जब साइकिल ऊपर चलती है। पर किसकी गट्स होती है कि 100 करोड़ के लिए जाके ये इन्फो बात करें? तो ये सब चैलेंजेस जो हम को झेलने की जरूरत है, मगर मेरा मानना है कि एज अ रिस्पॉन्सिबल एएमसी तो आपको साइक्लिकल फंड्स तेजी के टाइम में नहीं लॉन्च करना है। ऐसा नहीं कि साइक्लिकल लॉन्च मत करो, बट कॉन्ट्रा टाइम में लॉन्च करो। जब सर कोई सब कह बहुत रहा है कि अरे ये बहुत बेकार है, अभी नहीं चलेगा, तब लॉन्च कीजिए, बिकॉज आपको पता है साइक्लिकल में व्हाट गोज डाउन मस्ट कम अप, व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन। सर बहुत काम की वो बहुत ज़बरदस्त बात आपने की, वेरी प्रैक्टिकल आई थिंक, एंड दिस इज़ अ वेरी न्यू रिफ्रेशिंग पर्सपेक्टिव कि भाई आमतौर पर हम यही देखते हैं होता हुआ। और आपने जो बात की कि लिस्टेड एंटिटीज़ पर एक वो ट्रेडमिल रहती है, क्वार्टरली रिजल्ट्स का प्रेशर रहता है, तो अगर एएमसी लिस्ट हो गई तो फिर तो उसको करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात आपने जो थीमेटिक फंड्स की कही, मेरा खुद का भी अनुभव ये रहा है कि मैंने देखा है कि जैसे थीमेटिक फंड लॉन्च हो जाते हैं किसी भी सेक्टर में, तो टिपिकली हम देखते हैं कि वहीं पर उसका टॉप लग जाता है और फिर वो काफ़ी समय तक वो अंडर परफॉर्म करता रहता है सेक्टर। तो ऐसा कई बार और देखने को इसका मिला एक है। भी और एक कारण भी है जी। क्यों ऐसा होता है। हुँ, क्योंकि जो पैसा आता है, सेबी का रूल है कि मैक्सिमम 1 मंथ या 2 मंथ्स में आपको डिप्लॉय करना है। जी। तो सिक्लिकल में क्या होता है, ज़्यादातर लो फ्लोटिंग स्टॉक्स होते हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप, और जब वो पैसा आप डालते हैं, उसी के कारण प्राइस दाम बढ़ जाता है। सही बात, सो एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। बिल्कुल ठीक। आपने 5,000 करोड़ इकट्ठे किया और उस लो फ्लोटिंग स्टॉक शेयर में डाल दिया उसको, और प्राइस तो बढ़ना ही है। तो इमीडिएटली पोस्ट परचेज जो एक ये होता है ना, पॉपअप तो होता ही है, which बिल्कुल, is इम्पैक्ट कॉस्ट। your own actions are causing that. It's not some great एग्री, this. बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही आपने। दिस इज़ समथिंग मतलब रिसेंटली आई वाज़ हैविंग अ कन्वर्सेशन विद समबडी, तो उन्होंने बड़ा एक अलग टेक दिया। वो कहते हैं कि भई आम आदमी देखिए सोच के कि मैं बेटी की शादी करूँगा या मैं मकान खरीदूँगा, वो ये सोच के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है। म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर जो है, वो जब तेज़ी का बाज़ार होता है, 70 के पीई की कंपनी, 90 की पीई की कंपनी में पैसा डालता है। कंपनी का प्रमोटर जो है वो 2-200 करोड़ के अपार्टमेंट्स खरीद लेता है गुड़गाँव में और मुंबई में। तो दिस इज़ द ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम रिटेल टू लेट्स से द सुपर रिच। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस क्रिटिसिज्म? So देखिए, डाइवर्शन हुआ गो तो गलत है, जी, राइट? वो बात तो सही है कि यू हैव टेकन द मनी फ्रॉम आईपीओ फॉर सर्टेन स्पेसिफिक पर्पस, उसको आपने डाइवर्ट किया तो ये बिल्कुल गलत है। नो नो डाउट, यू शुड गो टू जेल फॉर इट, दैट इज डाइवर्शन ऑफ फंड यूज, राइट? मगर दिस ग्रोथ जो हो रही है हमारे देश नहीं में सर, वो डाइवर्जन तो एक है ही, लेकिन डाइवर्जन के अलावा मतलब हाँ, सिंस ऑलरेडी प्राइस इतना रन अप होता है, उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी इज द प्रमोटर और द पीपल, लार्ज इन्वेस्टर्स। तो मतलब आपको लगता है कि मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स आर फ्यूलिंग दिस ग्रोथ, जिसके सबसे इमीडिएट बेनिफिशियरीज आर पीपल हु आर लार्ज इन्वेस्टर्स और मोर दैट इज, सीजन? बट दैट इज द बेसिस ऑफ कैपिटलिज्म ना। हम्म, सी, कैपिटलिज्म का वही सीधा असर है कि द प्रमोटर वांट्स टू कैश आउट व्हेन द प्राइस इज राइट, ठीक है? ग्रेट। एंड यू कांट ब्लेम हिम, उसने इतनी साल से मेहनत डाली है टू मेक द मनी, एंड आउट ऑफ दैट मनी इफ ही इज टेकिंग द मनी फ्रॉम हिज पर्सनल स्टेक, हिम गोइंग एंड बाइंग अ हाउस, देयर इज नथिंग रॉन्ग, राइट? And who is to say, because if you go and take the track record, right, of IPOs which were priced very badly, okay, and then naturally when they went through a correction, but 5 years 10 years later they've actually made decent returns, राइट? सो क्या है, आपकी टाइम फ्रेम की सोच होती है, राइट? सही। बिकॉज सी अल्टीमेटली देख कहते हैं ना, भाव भगवान है, राइट? लाइक दैट मार्केट इज द बेस्ट गॉड। सो द टॉप ऑफ द मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया, उसके बाद क्रैश हुआ, फिर भी आपने 10 साल रुका, तो आपको फिर भी डिसेंट पैसा डेफिनेटली बना है, ठीक है। सबको पता है। तो इसीलिए मेरा क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर्स अगर लॉन्ग टर्म टिक के रहते हैं हम्म, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर वो पॉपअप के लिए पोस्ट लिस्टिंग को बेचना चाहते हैं तो सफर करते हैं। तो इसलिए मेरा एक सोच है कि मार्केट में दो तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं, ओके? एक होते हैं इन्वेस्टर, एक होते हैं बायर्स। मैं उनको स्पेकुलेटर, गैम्बलर ये नाम नहीं देना चाहता हूं, मगर वो नाम भी ठीक होगा, मगर मैं बायर्स कहूंगा, राइट? तो इन्वेस्टर्स ऐसे पैसे देने से कोई खराबी नहीं है, ओके? बिकॉज वो टाइमिंग नहीं कर सकते हैं। जब
लेट्स से एल आई सी का आईपीओ, या एल आई सी, हर घर को एल आई सी के बारे में पता है. इट वॉज अ मिसप्राइज्ड आईपीओ, बट फिर भी एल आई सी का ओनरशिप एक लॉन्गर टर्म, उसकी स्टॉक प्राइस इट फेल आफ्टर इट वॉज पीक ऑफ द मार्केट का उन्होंने टैप कर दिया. सो फॉर अ पर्सन हु केम विथ लिस्टिंग गेन्स और शॉर्ट टर्म व्यू, नुकसान हुआ. मगर फॉर अ लॉन्गर टर्म पर्सन ओनिंग इंडिया public sector largest life insurance company which touches the life of every Indian, what's wrong with it? See, so उधर भाव नहीं देखने का, आपको मौका मिल रहा है एक इंडिया के फ्यूचर को खरीदने का, किस राइट. तो मेरा मानना है कि एक इन्वेस्टर को इसके बारे में डरने की जरूरत नहीं है, मगर एक बायर जिसका सोच अलग है, राइट, उसका जरूर नुकसान तो होता ही है. और ये लोग उसका फायदा भी उठा रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल ओवर सब्सक्रिप्शन तभी होता है जब ज्यादा बायर्स स्पेकुलेटर्स आते हैं, राइट. बट दिस इज कैपिटलिज्म. ये ऐसी चीज आप देख सकते हो कहीं भी एनी स्टॉक मार्केट. ये खाली इंडिया में क्या है कि थोड़ा मेरा पेनिट्रेशन और फाइनेंशियल लिटरेसी कम होने के कारण शायद एक लर्निंग कर्व में बहुत से लोग अभी उस लर्निंग को, मगर मेरा पॉइंट सिंपल कि स्विमिंग सीखना है तो खाली बेबी पूल में पैर को हटका के आप कभी स्विमिंग नहीं सीखोगे. एक ना एक दिन आपको पूल में जाना है, कभी ना कभी आपको ड्राउनिंग की फियर होगी, उससे आपको निकलना है बाहर. तो ट्रू इन्वेस्टर को ऐसी एक्सपीरियंसेस द बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस. तो मैं नहीं कहूंगा कि ये गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली एज अ डेवलपिंग कैपिटल मार्केट, राइट, एंड कैपिटलिज्म का क्या है, देयर आर विनर्स एंड देयर आर लूजर्स. अमेरिका में 500 से 600 बैंक बैंकरप्ट होती है हर साल. तो बैंक का नाम ही, इधर तो बैंक का सेफ्टी का नाम होता है. तो मेरा मानना है कि दिस इज द नेचुरल पार्ट ऑफ द प्रोग्रेस. एंड इन आईपीओ मेरा खाली यही है, मैं देखता हूं जब आईपीओ देखता हूं कि एक बैंकिंग से मेरा रूल है कि लेंडिंग में जो रूल था वही मैं यहां पे अप्लाई करता हूं कि एंड यूज ऑफ फंड्स इज द ओनली वे टू डिसाइड कि मैं आईपीओ में डालूंगा कि नहीं. अगर वो बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रहा है वो पैसा, मैं आंख बंद करके दूंगा, क्योंकि वो कह रहा है कि मेरी बिजनेस में मेरे को रिटर्न मिल रही है, इसलिए मैं उसमें डाल रहा हूं. किसने भी भाव में है उठा रहा है, वो अपनी बिजनेस की ग्रोथ में निवेश कर रहा है थ्रू इश्यू. मगर जो पैसा निकाल रहा है कि अभी टाइमिंग सही है मेरे पैसे को निकालने को, उससे मेरे को एंड यूज ऑफ फंड्स में मैं देखूंगा. मुझे वही है आईपीओ के बारे में. ज्यादातर आप स्मॉल कैप की आईपीओ देखे, स्मॉल स्मॉल स्केल वाले, स्मॉल कैप, छोटे वाले नैनो कैप्स एंड ऑल दैट, ये ज्यादातर जस्ट अरे मार्केट अभी तेजी में है, उठा लो पैसा अपना. तो एज एन इन्वेस्टर मैं वही देखूंगा कि क्या कारण है कि ये हो रहा है. अभी किसी प्राइवेट इक्विटी निवेशक ने डाला, 10 साल से इसको सपोर्ट किया, जब उसकी बिजनेस बहुत छोटी थी और उसको अभी डेवलप किया और एग्जिट करना चाहता, वो ठीक है ना, बिकॉज अल्टीमेटली उसने कुछ फंड्स लिए हैं इन्वेस्टर के टू डू आईपीओ, तो वो ठीक है. मुझे जो जेन्युइन प्रमोटर्स होते हैं वो अगर पैसा निकाल रहे हैं तो वो मेरे लिए रेड फ्लैग वही होता है. ठीक है. तो दैट इज माई ओनली पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज सी एज अ प्रमोटर जितना भी उसको घर खरीदना है, अरे he can declare dividend through his company to himself, he can declare CEO के लिए he could put salary to himself. तो पैसा निकाल के एक comfortable life he can do without needing to sell his shares, right? So my only point of view, but I'm saying for a retail निवेशक उतना जानकारी उनको नहीं होगा, it's very hard to do. So I wouldn't blame the retail buyers, right? Because we are financial literacy. I think as a country we have not invested in financial education, as a schooling system, as a country we have not done it. So that is, I would say, a larger system problem rather than blame an individual. Completely agree, sir. और ये जो बात आपने कही about financial literacy, I think I'm at the front lines, तो I feel that and I really think कि बहुत important है. सर देखिए, हमारे अब इतने massively financialization हुआ in the last 4-5 years. Now we have like 18 crore डीमैट accounts and so on. तो बहुत तेजी से वो लोग जुड़े हैं कोविड के बाद स्पेशली. तो आपको लगता है कि मतलब यार हिटिंग अ सैचुरेशन, यू थिंक देयर इज अ लॉन्ग वे अहेड, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि भाई जो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते थे उसमें से काफ़ी बड़ा हिस्सा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है, और अब शायद आगे की ग्रोथ जो होगी वो उस तरह की नहीं होगी जैसे कि अभी तक हमने देखी है पिछले 4 साल. आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं या स्टॉक मार्केट की रिटर्न्स की ग्रोथ स्टॉक की बात मार्केट कर का रहे हैं? इंक्लूजन सर, जो मतलब. और ये देखो, आप 18 करोड़ डीमैट की बात किया ना, तो मैं कहूँगा कि
there are only 5 crore unique PANs in the mutual fund industry. Hmm. So, yeah, 18 crore DMAT is basically because India does not allow gambling. Right. राइट वी डोंट हैव कजिनोज आई मीन वे गोवा में है और एक नेपाल जाके करते हो वी डोंट हैव नो बट इंडियंस हैव अ गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट बिल्कुल दिवाली पे कौन तीन पत्ते नहीं खेलता है यार right so there is a natural instinct to gamble and unfortunately there used to be when badla financing was there this was rampant at that time also so ये क्या है ना that is the nature of individual human being so this 18 crore is not a penetration it Hmm. is a outlet that's why dream 11 और इसका देखिए आप Yeah. subscription all right. So I'm saying that 18 crore is not actually genuine investors. They are speculating people who want to double their money in 3 months, who want to do. So the 5 crore mutual fund, unique PANs, Hmm. against a 150 crore population, bhaiya. So the journey is a long way to go. Right? ये 25,000 की SIP book कुछ भी नहीं है. We Hmm. should be running 2.5 crore SIP book a month. I Hmm. mean, the I'm just saying I'm using this really blindly as a big language, but I'm just saying SIP was 10 times, 20 times, 30 times also. The saving culture of investing culture has still long way to go. So ये 18 crore डीमेट अकाउंट इज अ फॉल्स पॉजिटिव इट Okay. इज पीपल हु एंड क्या होता है ये मैं ट्रेड करना चाहता हूँ तो मेरी वाइफ मेरी डॉटर मेरा सन सबके नाम में मेरी नौकरानी सबके नाम में डीमेट अकाउंट के कर रहा हूँ ये 18 करोड़ एक जेन्युइन नहीं है Right. राइट इट्स नॉट तो पॉइंट इज दैट इस 18 करोड़ में से जो एफ एंड ओ में देखा आपने सेबी का डेटा 90% आर मेकिंग लॉसेस Hmm. तो सीख के शायद उधर से वो म्यूचुअल फंड की ओर थोड़ी हाँ. माइग्रेट करेंगे दैट इज द पेनिट्रेशन वी हैव टू लुक बिकॉज उन्होंने जाके अनलेस दे गेट बर्न्ड Hmm. they will not learn and they will not learn कि mutual fund is the best way because diversification plus expertise ये दोनों जो होती है तो penetration का बहुत बहुत लंबा सफर है और इसमें खास करके लेडीज का विमेन का भी ना Hmm. ट्रेडिशनली वो चिट फंड्स और गोल्ड में निवेश कर रहे थे ना जी. तो उनको इक्विटीज में लाना वो फाइनेंशियल लेडीज बिकॉज दे आर ट्रूली लुकिंग फॉर द लॉन्ग टर्म ऑफ देयर फैमिली Completely. gold खरीद के then when the son gets into trouble she brings out the gold takes it to the pawn shop and gives the money so she does it with the कि rainy day के लिए मैं कर रही हूँ तो Right. वही चीज अगर म्यूचुअल फंड में उनको एक एक्सपीरियंस दिलवा जाए ना तो लॉन्ग जर्नी है पेनिट्रेशन का ये 18 करोड़ डीमैट से सर मैं अभी जैसे हमने देखा देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पावर ऑफ सॉर्ट्स कि भाई पहले एफआईआईज का जो है टोटल मार्केट की ओनरशिप 16% के आसपास एफआईआईज की थी और लगभग इतनी अब डीआईएस की हो गई मतलब डीआईएस नाउ ओन मोर ऑफ द मार्केट देन एफआईआईज सो दिस इज अ चेंज ऑफ पावर इफ यू विल तो उसका आपको लगता है कॉम्प्लेक्शन चेंज हो जाएगा मार्केट का या डीआईएस विल बिहेव वेरी डिफरेंटली देन एफआईआईज विल और एक जनरल हमारी एक वो फीलिंग रहती है कि भाई एफआईए पे कितना एतबार किया जाए तो किसी दिन चले जाएंगे बेच के तो यू थिंक दैट दैट नैरेटिव इज राइट और देखिए मतलब मेरा एक कॉन्ट्रा व्यू है और अगर मैं ये बोलूँ ना तो शायद मुझे एंटी पैट्रियोटिक करके बहुत से आपको फीडबैक्स आएंगे ठीक है पर फिर भी ये बोलना चाहिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ ओके तो ये जो एक डी आई आई डोमेस्टिक एक्सीडिंग द एफ आई आई ये सब ना सी इट इज द बहुत रॉन्ग थिंग बिकॉज पैसा जो डी आई एस को मिल रहा है इज इन स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स राइट एफ आई एस निवेश करते हैं लार्ज कैप और लार्जर मिड कैप्स में तो बिकॉज ऑफ द सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी दैट फ्लोटिंग स्टॉक इतनी कम है स्मॉल एंड मिड कैप में जब आप पैसा डाल रहे हो तो नेचुरली उसका रिटर्न बेटर होता है तो ये अप्रिसिएशन ऑफ द ब्रॉडर मार्केट कंपेयर टू लार्ज कैप हैज मेड द डीआईए नंबर बेटर देन एफआई नंबर ठीक है तो ये मगर पैट्रियोटिज्म की ओर से देखिए हाँ अभी हम वोट नहीं करते ऐसा कुछ बात नहीं है एफआईएस में भी क्या होता है मैं बता रहा हूं आपको कि 3 तरह के एफआईएस होते हैं तो सभी एफआईएस को हम एक ही तरह रावण की तरह देखते हैं या कुछ भी तरह देख लीजिए मगर 3 तरह के होते हैं एफआईएस ओके जो टेनर के बेसिस में सिंपली मैं कहता हूं राइट तो जैसे डोमेस्टिक मार्केट की तरह वैसे ही है वहां पर क्या है एक है हेज फंड्स जो ठीक है फर्स्ट चीज मैं आपके नो जो लिसनर्स हैं उनके लिए क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं कि हम इंडिया के बारे में उसके बारे में भारत देश ऐसे सोचते हैं भारत मगर कोई भी एफआई के लिए जो 3 तरह के एफआई में डिस्क्राइब करूंगा कोई भी एफआई के लिए इंडिया एक स्टॉक है Agreed. सिंपल अब पहले इंडिया का एक स्टॉक है
तो जो चीज स्टॉक के ऊपर होती है वो सोचता है। इंडिया में बैठे हुए हम नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे ऑल्टरनेटिव्स पास नहीं आए, है। ठीक बात। क्योंकि जो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में करना है वो भी आरबीआई ने एक पॉज लगा दिया, तो वी रियली डोंट हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी के गो आउटसाइड इंडिया, राइट। तो हमारे लिए वो बात नहीं है, मगर बाहर वाले के लिए इंडिया एक स्टॉक है। तो हर स्टॉक के पीछे तीन तरह के निवेशक होते हैं, राइट। तो एक होता है जो उस स्टॉक को ग्रोथ स्टॉक मान के जितना भी वैल्यूएशन उसको हो उसको खरीदते रहता है। जैसे हमें भी पता है इंडिया में बहुत से हैं जो ग्रोथ स्टॉक्स है जिसकी पी का कोई परवाह नहीं करता है, मगर वो कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिलवा रहे हैं, तो किसी भी पी पे खरीद रहे हैं और उस पी पे खरीद के भी वो रिटर्न्स भी दिलवा रहा है, राइट। तो ये होता है, ये कौन होते हैं इन्वेस्टर एफआईआईस? ये होते हैं सॉवरेन वेल्थ फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस फंड, ये वाली बात, ओके। एक हो, और लास्ट में जब देखा ब्रेकअप, इनका टोटल शेयर है 25% ऑफ द टोटल एफआई होल्डिंग, ठीक है, द लॉन्गर टर्म, राइट। फिर सेकंड होते हैं आपको मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स। मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स जहां पे दो तरीके होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं ज्यादातर इसमें, मगर वो एक्टिव और पैसिव दोनों होते हैं, राइट। जैसे इंडिया में है वैसे एक्टिव म्यूचुअल फंड्स, और बट ये सब फंड्स है उनकी सेम इंडिया की तरह 3 to 5 ईयर आउटलुक है, ओके। तो पैसिव में क्या होता है कि एक इंडेक्स होता है एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स, एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, एमएससीआई इंडिया होता है। तो वहाँ पे जो इमर्जिंग मार्केट फंड्स के अंदर या ग्लोबल मार्केट में जो एक रिटेल या एचएनआई निवेशक कहीं पे भी हो वर्ल्ड में, उसको अगर इमर्जिंग मार्केट में निवेश करना हो तो वो एक पैसिव एमएससीआई का ईटीएफ, पैसिव इमर्जिंग मार्केट ईटीएफ में डाल सकता है, या एक एक्टिवली मैनेज फंड में डाल सकता है, राइट। तो पैसिव का जितना हमारा शेयर है उस में जो एमएससीआई कंपनी, जैसे यहाँ सेंसेक्स और नो बीएसई करती है, एनएससी करती है, वैसे वो एमएससीआई करती है, राइट। तो उस हिसाब से आपको पैसा आता है, और ये सोच है हजारों करोड़ों रिटेल निवेशक ऑल ओवर द वर्ल्ड। राइट। तो ये कोई एफआईआई है नहीं है कि एक फंड मैनेजर कोई डिसाइड कर रहा है कि इंडिया में डाले ना डाले। जो अगर कोई बैठे हुए, कोई नॉर्वे के अंदर एक बंदा बैठा है, उसको लगता है मुझे इमर्जिंग मार्केट में डालना है, वो डालता है उस फंड में, और वो फंड का पैसिव का एलोकेशन जितना इंडिया का हक है वो मिल जाएगा। तो इसमें कोई एक्टिव एफआई मैनेजमेंट की बात नहीं है। अब एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, वो क्या करते हैं, उनका बेंचमार्क होता है इस एमएससीआई इंडेक्स, उसको आउट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं ये एक्टिव म्यूचुअल फंड इंटरनेशनली, मगर वो हर रोज थोड़ी उसको बदलते हैं ना। तो एक है लेट्स से इंडिया का शेयर 16% है एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट में, तो वो ओवरवेट कॉल ले सकता है इंडिया में या अंडरवेट। जैसे एक फंड मैनेजर यहाँ स्टॉक के ऊपर करता है ना, मैं इस स्टॉक में ओवरवेट हूँ, इंडेक्स में स्टॉक का वो वेट है ज्यादा या कम, जैसे इंडिया एक स्टॉक है उनके लिए, राइट। और वो व्यू बनता है जैसे हम स्टॉक को इवेल्युएट करते हैं, उसकी ईपीएस ग्रोथ को डिसाइड करते हैं, उसके रिस्क को डिसाइड करते हैं, तो उसकी बेसिस में एक फेयर वैल्यू अराइव करते हैं, और उस फेयर वैल्यू को बेंचमार्क की शेयर में कंपेयर करते हैं। आपको वो फेयर वैल्यू उससे बेहतर निकला तो ओवरवेट बनाता है, ज्यादा डालते हैं, कम बनाता है कम बनाते हैं, राइट। ये है, तो दिस इज वन पार्ट। द थर्ड पार्ट विच इज फ्रॉम 1 डे to 6 months, जो है वो हेज फंड्स है, जिसका भी एचएनआई इन्वेस्टर्स का पैसा होता है, मगर फंड मैनेजर के हाथ में वो शॉर्ट कर सकता है मार्केट को, वो करेंसी को भी प्ले कर सकता है उस मार्केट में, वो डेट में भी डाल सकता है, इक्विटी में भी डाल सकता है। तो उसके बाद ढेर सारे टूल्स होते हैं जो ये स्टॉक को ट्रीट करते हैं, इंडिया को ट्रीट करते हैं जैसा स्टॉक कि अब वैल्यू ओवर वैल्यू हो गया, मैं 3 मंथ में प्रॉफिट बुक के चला जाऊंगा, मैं 6 महीने, करेक्ट। तो क्या हुआ है कि हमारी जो एफआईएस की शेयर है कि ओवर लास्ट सितंबर से इंडिया ओवर वैल्यूड लगी थी उन्हें, तो ये हेज फंड्स हमारे लिए बेच रहे थे सितंबर, और अभी वापसी का शुरू हुआ है। तो ये हेज फंड्स ने जो क्यों बेचा इंडिया को, हेज फंड्स ने इंडिया को इसलिए बेचा क्योंकि एक एक पहली चीज, चाइना ने कोई स्टिमुलस अनाउंस किया, तो चाइना वाज ए डीपली अंडरवैल्यूड मार्केट, तो उधर स्टिमुलस अनाउंस किया तो बोला कि अरे इसका इससे नीचे नहीं जा सकता है, तो इट्स अ बेटर एलोकेशन। सेकंड, ट्रम्प की इनिशियल फीलिंग जब आई थी कि वो वापस कॉर्पोरेट अमेरिका को रिवाइव करेंगे, तो उसके कारण में एक ट्रम्प ट्रेड शुरू हुआ था, राइट। और फिर तो बात हुई थी कि एट दैट पॉइंट
जिन्होंने भी 6 महीने पहले, वेरी सिंपल सी बात करिए, टेक द लास्ट ईयर अप्रैल टू सितंबर। हम्म, अप्रैल में इंडिया ओवर वैल्यूड था, सितंबर में और भी ओवर वैल्यूड था, बट अप्रैल टू सितंबर उस ओवर वैल्यू को इंडिया को भी खरीद रहे थे। सही। फिर सितंबर में जब उनको ऑल्टरनेटिव्स आई, जी। तो उन्हें सोचा अरे हम क्यों इतना पैसा बना दिया, अब वी आर एट द टॉप, एंड अभी रिस्क क्यों ले, इंडिया में रहकर मैं निकलूंगा, राइट। तो बात जो एफ आई एस हेज फंड्स ने बेचा हमें, इसीलिए आज वो एफ आई का शेयर डी आई के शेयर के नीचे गया है। जी। अब रिसेंटली क्या हुआ, क्यों एफ आई एस की वापसी और शुरू हो गई? सिंपल सी बात, इंडिया के लिए एज अ स्टॉक, हर कहते हैं ना, हर एक स्टॉक को एक ट्रिगर होता है, राइट। इंडिया के लिए सिंपल है बात, एक ही ट्रिगर है इंडिया का, एक शॉर्ट टर्म हेज फंड के लिए जो सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर है उस स्टॉक प्राइस को डिसाइड करने में, वो है तेल का दाम। जी। क्योंकि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है और 85% हम हमारा तेल इंपोर्ट करते हैं, तो इंटरनेशनल तेल का दाम का ट्रेंड वो हमारी पूरी फिस्कल डेफिसिट से लेकर, ट्रेड डेफिसिट को लेकर, करंट अकाउंट डेफिसिट लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, आरबीआई की रेट कट की पॉलिसी को लेकर, एंड रेट सेंसिटिव स्टॉक्स को लेकर, सबके ऊपर हावी होती है। जी। तो जब तेल का दाम बढ़ता है, ये लोग पहले निकल जाते हैं इंडिया से, तेल का दाम गिरता है तो इंडिया में वापस घुसने लगते हैं। तो जब ये तेल का दाम 75 से 65 पे आ गया, तो इनको लगा कि अभी इंडिया को प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, तेल $10 गिर गया, तो इसीलिए ये लोग अंदर आने लगे हैं अभी, ये शॉर्ट टर्म वाले। अब इंडिया की ग्रोथ नंबर अच्छी है, मगर माहौल ठीक नहीं है इंटरनेशनली, क्योंकि मगर मेरा मानना है कि ये जो अभी चल रही है हवा की डीआईएस का टोटल शेयर एफआईएस से ज्यादा है, वो बहुत ही जल्द बदल जाएगा बदल जाएगा। और एफआईएस तेजी से इसको ओवरटेक करेंगे। क्योंकि जब एफआईएस वापस आते हैं, वो सेल्फ फुलफिलिंग की बात की ना, वो क्योंकि वो आके फिर वापस लार्ज कैप खरीदेंगे, तब लार्ज कैप भी बढ़ेगा, तो नेचुरली वो तो मेरा मानना है कि ये एक टेम्पररी फेस है कि डीआईएस आर मोर, यस। बात क्या है, एफआईएस कुड हैव रिटर्न मच अर्लियर, क्योंकि हमारी डीआईएस की बाइंग ने मार्केट को इतना गिरने नहीं दिया जितना एक एफआई का सेलिंग को गिरवाना था। जितना समझ रहे हैं आप? पहले कितना इंडिया था। वैल्यू टेरिटरी में नहीं आई, अभी भी हम स्टिल भी ओवर वैल्यूड कह रहे हैं। तो हमारी डोमेस्टिक बाइंग ने एफआईएस का रिटर्न को डिले कर दिया, क्योंकि हम वैल्यू में नहीं पहुंचे। नहीं तो एक एफआई बेचता है तो वैल्यू में आती है, वापस घुसता है, तो हमने डिले कर दिया उसकी री एंट्री को। मगर जैसे ही अब ये टेंशन वाली, टैरिफ की टेंशन वाली बात घटती है, और जैसे दिख रहा है कि जब भी कमेंट्री में देख रहा हूं, कह रहे हैं कि यूएस का शेयर 30% वर्ल्ड जीडीपी का है, मगर स्टॉक मार्केट का शेयर 70% है। So it has no thing route to go, but 70 has to come closer to 30, right? And because 30 is not going to go higher. जी। 30 share of GDP, in fact, it may go down. Go So down। 70 cannot be sustainable. तो इसको कई इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत से शब्द यूज किया जाता है, अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म, मैं ऐसा जार्गन नहीं यूज करना चाहता हूँ, सिंपल सी मैटर है, ये 70 को 30 की ओर। तो 70, अगर यूएस शेयर ऑफ वर्ल्ड स्टॉक मार्केट 70 से गिरना है, तो एमर्जिंग मार्केट का बढ़ना है, और एमर्जिंग मार्केट का बढ़ना है तो उसमें कौन सा अव्वल नंबर में है? फास्टेस्ट ग्रोइंग देश हम ही हैं भैया। तो एफआईएस जरूर वापस आ जाएंगे, मगर क्या है, एक ट्रिगर की जरूरत है। मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में ट्रिगर बीटीए साइनिंग होगा, क्योंकि इंडिया के बारे में वही एक चीज है कि कैसे हम बीटीए को प्लान, अगर बीटीए साइन हो गया तो समझिए हम पूरे टैरिफ की जो भी है उसमें भलाई होगी, खराबी भी होगी बीटीए साइनिंग में। ऐसा नहीं कि पूरा विन विन हो सकता है ना, कुछ सेक्टर्स को हमें अमेरिका को गिव इन करना गिव पड़ेगा, एंड टेक कुछ रहेगा। विन विन लॉस हो, गिव एंड टेक होगा। मगर उसके बाद अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी ना, तब मेरे लिए ये, इवन हेज फंड्स के लिए, क्योंकि तेल का दाम कम है, इंडिया की इन्फ्लेशन भी कम है, सब अदर इकोनॉमिक ट्रैकर्स, जीएसटी कलेक्शन लीजिए, जीडीपी का Q4 लीजिए, सब टिक हो रहे हैं। बट क्या है, वो अनसर्टन माहौल के कारण ये बीटीए का साइनिंग जब हो जाए तो एफआईएस की वापसी देखेंगे। और मेरा मानना है कि डोमेस्टिकली भी क्या हुआ इस अर्निंग सीजन में, क्यों ये वैल्यूएशन की इंप्रूवमेंट नहीं हुई ना, क्योंकि इस अर्निंग सीजन में हर कॉरपोरेट ने इस टैरिफ के माहौल, उसकी हवा के नीचे अपना गाइडेंस को बहुत कम बता दिया है। ये एक पेसिमिस्टिक, क्योंकि सब डर गए कि टैरिफ का असर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। एक्चुअल अर्निंग जो निकलेगी Q1, Q2, Q3, वो इस गाइडेंस को बीट करेगी।
अच्छा सर, जैसे आप फंड मैनेजमेंट करते हैं और मतलब कोई ना कोई डिसरप्शन होता ही रहता है, जैसे ट्रम्प इज द लेटेस्ट डिसरप्शन, लेट्स से, मतलब उन्होंने पूरा रूल बुक चेंज कर दी और जैसे लोग सोचते थे वैसा वो इस टर्म में नहीं काम कर रहे हैं। अब वापस से कई चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जो लोग प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। तो आपको मतलब विद रीजनेबल फ्रीक्वेंसी हर साल हर 2 साल में कोई ना कोई ऐसी घटना घटती है जो कि अनप्रेसिडेंटेड होती है या फिर हम कहें कि अनएक्सपेक्टेड होती है। So, what is your playbook? How do you handle surprises and shocks like this as a fund manager? The only one answer to that is don't back your bets too strongly. Hmm. क्योंकि मैंने कहा ना पहले ही सेंटेंस में, हमारा डेली रिपोर्ट कार्ड होता है, जी. राइट? सो आई कांट अफोर्ड टू से दैट आई विल बी राइट. Hmm. ओके, सो व्हाट इफ आई एम रॉन्ग Very always important. has to be as a part of your playbook. Hmm. Kyunki that's how the market has surprised us. And I'll tell you the biggest surprise, for example, is gold. Which fund manager got the gold call right? Tell me. सही बात. Some log, but today, 10-year basis, gold is beating equities. Na? So the point is that the world at large is not in your hands. Hmm. So, yeah, the danger with being an IIT, IIM, this is that you get a great deal of confidence in तो you. सर ये ह्यूमिलिटी But कहाँ से that लाई is जाए? the pride goes before a fall, they say. Na? So the best playbook, any fund manager, is to say that, okay, I believe this is the way the world is going to pan out. But what if I am wrong? सर ये बहुत बड़ी बात कही Yeah. आपने सर, ये दिस इज नॉट इजी इवन फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। जो ह्यूमिलिटी की बात आप कर रहे हैं कि वे आपको पहले मान के चलना चाहिए मैं गलत भी हो सकता हूँ, गलत होऊंगा तो फिर उसका क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वो चीज़ आमतौर पर लोग सोचते ही नहीं, मतलब वो जो बैड केस है उसको ध्यान में ही नहीं रखते हैं, केवल एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक केस लेकर ही चलते हैं। तो दैट आई थिंक इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज। एक चीज़ सर, ये जो म्यूचुअल फंड बनाम ईटीएफ, ये जो एक लगता है भाई आजकल ईटीएफ इंडिया में उतने पॉपुलर नहीं है जितने वर्ल्ड ओवर हैं। Hmm. तो यू थिंक, और अब लेकिन ग्रोथ हो रही है, कई सारे थीमेटिक ईटीएफ्स आ गए हैं, लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, गोल्ड गोल्ड के ईटीएफ में बहुत जबरदस्त है में। तो आपको Hmm. लगता है कि दिस विल एक्चुअली बिकम एज बिग एज इट इज इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या I don't think so. It will definitely become much bigger than it is now. It will definitely grow at a faster rate than active. Okay, but still, it will not reach that level that is there in the developed world. और इसका कारण है जो बात आपने ही कही थी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस. बिकॉज क्या हो रहा है ना कि द द ability of a fund manager to pick the good stocks is not as important as avoiding the bad ones. Okay, and with an index there's no good or bad. Corporate governance does not come into an index. Okay, so क्या होता है कि when everything is going very well, the indexes tend to do very well. But when things is going bad, the problem is that when you have invested in that and then it drops out of the index, you're stuck with that. So क्या होता है ना, because we are yet very far from really being a matured economy in financial terms. I mean, you take the number of big companies which are doing frauds, which have questionable corporate governance, right? So this ETF and this passives can work in a fully transparent world where there is fully जो कहते हैं ना information symmetry. यानी जो चीज तो अमेरिका में रसल S&P 500 रसल 3000 उसमें भी आपको इंफॉर्मेशन का असिमेट्री नहीं होता है. इंडिया में अभी भी विदाउट as during all my fund management experience with my team and with everybody of my fund managers, we have never invested in a company without visiting the plant. बहुत बड़ी बात. Physical visit. जितना भी numbers. Because I'll tell you why. Bad experience was there as a corporate lender. मैं नाम नहीं लूंगा. We lent to a company crores of money. Okay. And we went lend it, and because of the pressure of the time we lent it. When we went for after lending, went for the inspection, we found there was nothing. So huge, huh? 30-40 crore. And that we had to write it off. I won't tell the name, but I'm just saying, because numbers, and Satyam is the other example for that, right? जी. So the fact is that the in India, the ability to avoid the big blunders, the mistakes, to
to use your basic common sense. The problem with the index is it can't do apply common sense. It can't apply corporate governance. It just goes by free float market cap, price, rise, this. There's a certain formula and it gets into it, right? One. Second is, so what happens is, and if you have seen the history, right, even in within the short period of time that these things have been in India, when the market is booming, fund managers find it hard to beat the index. But when the market fell, you found 75% of the fund managers are beating the index, Yeah. right? That's one. Second is again a point on which mine is a contra view, like I said. I believe that because of the daily report carding, right, cash is an important tool in the hands of fund managers. Now, I know there are a lot of my compatriots in the industry who say a fund manager job is to invest the cash. He is not to take a cash call. Why are you charging 2% expense ratio and still maintaining the cash call? So the point is that first of all, the 2% expense ratio is more than covered by the 6%, 7% return you get on cash. So it's not like you're losing the money. You're making 4% return instead of that. But in a market where the market is falling, that cash call is going to benefit you in that short. And where it's important to tell you, you are giving up the long term return because you have stayed invested because you may not get the re entry from cash back to equities, right? Correct? That is the argument. But I'm saying that's okay. What you're not considering is how that investor emotionally feels when your fund, when the market is falling worse than the market. By putting that cash call, you have helped to manage his journey. And in a country like India, which is financial literacy is very far away, it is our job to manage the emotional status of the investor while creating long-term wealth. That's a fiduciary responsibility, and the cash plays an important role there in doing that. So I think a smart and sensible cash call cannot be done with a passive. सर एक चीज़ और ये बताइए, जैसे Yeah. बहुत बड़े पैमाने पे हमने देखा पीछे कि एफडीज का पैसा, स्पेशली व्हेन द मार्केट्स वर रैलिंग, तो पीपल वर एक्चुअली टेकिंग मनी आउट ऑफ एफडीज एंड पुटिंग इट इनटू द स्टॉक मार्केट एज इफ दे आर एप्पल टू एप्पल है वो, या कंपेरेबल चीज़ है। तो लोग ये सोचते हैं भाई एफडी में तो कोई रिटर्न नहीं आ रहा, तो म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। तो इसको लेकर चिंता भी थी बहुत उस समय, अब तो खैर वो स्टेबलाइज हो गया काफ़ी हद तक। तो आपको लगता है कि मेरा दिस इज समथिंग दैट विल कंटिन्यू टू हैपन बिकॉज दिस हैज हैपेंड इन अदर कंट्रीज, या आपको लगता है कि भाई दिस इज जस्ट अ टेम्परेरी, मतलब एक बुखार सा हो गया लोगों को, या शेयर बाजार चल रहा है तो इसलिए लोग डाल रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली इट विल सेटल डाउन एंड इक्वलाइज? नहीं, आप देखिए, मैं दो बात इसमें कहना चाह रहा हूँ कि आई डोंट दिस आज एक डेटा पॉइंट मैं शेयर करता हूँ। कुछ साल पहले, प्रॉब्ली कोविड या उस कुछ पहले, म्यूचुअल फंड एयूएम टू बैंक डिपॉजिट वाज अबाउट 10%, 10.6%. Today it is 31%. So this is evidence of what you're saying, that this. But what we don't realize, and people in the industry don't tell it out because everybody is about patriotism, अरे हमारी म्यूचुअल इंडस्ट्री बढ़ गई. But कड़वी सच क्या है? It is a stock market return of the mutual fund AUM which has made this ratio go up. It is not the actual that much shift. It's not like three times the number of people have shifted from bank deposit to mutual fund. Your stock market has grown faster, and you're comparing the AUM of a stock market appreciated mutual fund with a bank deposit which has appreciated at 7%. Right. So that number naturally will keep growing. So no point in patting ourselves on the back. Really speaking, right? I don't think it is happening as much as it should, according to. अच्छा। Okay. Yes, in the youth and all that, yes, they are not enamored of bank deposits. So to the extent that the youth come, they do. But it is not because they feel that the mutual fund is a better return option than the bank. It's because they want to gamble. It is they are entering the stock market. Okay. So to me, right, to the extent that the SIP book has come from substituting a recurring deposit book of banks, it's good. But that's a long way to go. Okay, it has to go. But otherwise, I think that if you take a poll of the people, and it shows up in your penetration number, na? See, India's mutual fund AUM, if you take as a percentage of GDP, is 17%. World average is 74%. Or if you take pure equities, India is at 7%, world average is 30%, which means we are a quarter of the world penetration of this. So the point is that one of the things to keep in mind here is that a mutual fund uh, equity can never be compared to a bank deposit. That is important. First, what you can compare is with liquid funds with savings bank accounts and debt funds with FDs
But unfortunately, right, the debt funds financial literacy is so poor that I would not argue that any FD person should money into debt fund, because in my own company, we have faced this. Okay, and I'll share that story with you. The company started in late 1990s, Sundaram. Okay, 1996. 1996 to 2000. I joined only in 2005. So what I'm telling you is hearsay, but just gives you a very good example of this. When the company started, they initially came because they were the parent was a truck finance, right? Sundaram Finance. And what I hear, and so I give the disclaimer that all I've heard from somebody. So to that extent, you have to take a pinch of salt or whatever, whatever. But broadly, my understanding of it, I'm sharing. Okay, is that they at that period of time, right, were taking public deposits, and the public deposits of the company were considered safer than a bank. It is one of the first AAA rated and probably the only consistently AAA rated by all the rating agencies company, safer than a bank. So at one point they found that their business, the lending to the truck operators, the demand was not less, the cycle was not correct. So they shut the window of taking deposits because there's no place to deploy it. So there was huge amount of complaints to the chairman of the company to say, "How dare you not take my money? I've just retired. My grandfather has put money in your company. My father put money. I want to put, and you're not taking my money." So they were faced with this, and that was one of the triggers among many which forced them to think about launching a mutual fund. And so, since they don't know much about the mutual fund business, they tied up with an international partner, which was a debt mutual fund, international company, which was an expert in debt. So they launched with the idea of being a debt fund because they wanted to give another option to the depositors to whom they were not taking the money to put. And this was 1996 that the company started. So let's say in a year or two after getting all the license, they started taking money. By the year 2000, okay, whatever the AUM they had, right, was largely in there. They had one or two small equity schemes. They delivered 20% per annum return because interest rates went down. So these investors were super happy. they क्या सुंदरम फाइनेंस में आप 6 5 6 7 टक्का मुझे देते हो या 20 टक्का मिल रहा है, इतनी साल पहले ही आपको खोलना था म्यूचुअल फंड, ये वो फलाना फलाना सब हुआ. Then in 2000 came the crash. So they saw red on their debt AUM. They went to the chairman and said, "What is this? I trusted you, safer than a bank. You're giving me losses. All right, don't, at least you give me 1% more than your deposit. I'm happy. Why you lost?" Arey Baba, debt market is debt market. It is go up. So why I'm saying this, and then when that partner then left and everything, and they restarted, means that they became 100% owned by the company and not a JV. They said, "We'll put our money in equity because it's risk capital. It will be sold as risk capital." Why I'm saying this is, and today, 25 years later, the situation is no different. No different. That you know that a few years ago there was a big AMC whose debt went through crisis, and people were so unhappy. But the point is that they were missold that, saying this is an alternative to FD, right? So to me, HNI can invest in shift its deposits to FD at the right time of the cycle. And the thing that we say about equity is true of debt, which is sectoral equity is the same as debt. What does it mean? Is that the money comes in when the past returns are high. So when the interest rate cycle has fallen, and those returns are showing double digit, is when people say, मुझे debt में डालना है, bank deposit only 7, I'm getting 12, उधर डालो. So why I'm saying this is those HNIs who understand rates, interest rate curve, cycle, yield curve, mark to market, Macaulay duration, they can put. But to Aam Janta, even today, I'm saying that you are taking a huge risk by asking the bank FD to be put into. The FMCs were a good product for that, but it had its own. It was a self-born, in the what you call it, a stillborn child. Because the moment you say I can't disclose returns, on what basis will people put money? So, it was a stillborn child in that sense. But I'm just saying, the day the mutual fund industry is in a position to give an indicative return properly to somebody, then you can say that I will. And today, the and all these years, the success has not been there despite the tax advantage being there. Now the tax is also gone, right? So what I'm trying to say is that
This bank deposit to mutual fund shift, right? I think that savings accounts to liquid overnight funds is a good thing, and especially because there is a inherent tax advantage because you pay tax on liquid funds only when you redeem, whereas you pay tax on savings bank every month as the data gives. So you're postponing your tax, right? So there is a small tax advantage, and today a lot of liquid funds have this anytime you can take to 50,000 rupees per day for emergency. So an active marketing to the savings bank of a liquid set of category, because if on a 2.75%, which is what leading banks are giving on savings bank, on a post tax 30% basis you're getting less than 2%. I think liquid funds to be in a stage where they give less than 2% will be quite a challenge. Hmm. 2%. So they will at least match the savings return, but the history says they're given better. So I see the liquid category of funds, which are, as SEBI has done a fantastic job of making sure that they are AAA, that they can't take more than 30 days, 60 days, and well regulated, well managed, is a very good alternative to savings account. But to take the bank FD person who wants that assured return without worrying about loss of capital, to move it either into debt or into equity, right? See, the fact that they don't cover inflation is the marketing pitch, correct? But yes, it doesn't cover inflation, but there's no risk of capital erosion, right? So I'm just saying that to answer your question in terms of this trend from bank FDs to this, I think that the stock market's good performance by and large will tempt a few people into doing that, but I don't think that the core system itself, in a country like India, right? When the financial literacy improves and that person is making the decision with the full knowledge of the risk and reward of a debt or an equity mutual fund, then I would support the mass, growth Migration. of this. And my sense is that is like I said, this whole change from 10 to 30 was a large part of it to the stock market's Because of notice appreciation button. as opposed to actual accounts. Yes, actual accounts are also shifting. In fact, there was a data early this year that more people had put money into mutual funds than this, but they're all at the margin. If there is no dynamic shift, because as a country, right, remember one thing: we're a country who's been repeatedly invaded. We're a country which is highly monsoon dependent, which suddenly goes through drought. So we are, and we don't have a social security scheme by the government. You have to fend for yourself. So in all of it, a person's mentality towards safety is very high, because as a nature, as by our mythology, we are safety conscious, and that's the reality. That's why mutual fund penetration, equity penetration are where they are, but that's a reality. You can't go and say that, and that's why I'm saying that to go and market a equity mutual fund or a debt mutual fund, long term debt mutual fund, as an alternative to FDs, right? I feel we'll be doing a great disservice, because those people would not understand that stock market goes through its cycles, and you don't need for anything to go wrong for India for stock market to have a bad cycle. The global financial crisis had nothing to do with India, right? But still we suffered. So Uh, I'm just saying that I'm being cautious of what I'm saying here. A lot of the people who are in the industry will be unhappy, saying, why are you doing this? We are trying our best to improve the penetration. But I'm just saying that, see, it's you be honest with yourself first, right? 100%. Very And important. I think without that, real progress cannot be made. सर एक Humility and और जैसे honesty are ये two जो important things too. से जो रिटायरमेंट है, जैसे अभी आपने भी बात की कि भी रिटायरमेंट के लिए पैसा जो है लोग एफडी में डालते हैं, या इंडिया में रिटायरमेंट को लेकर उतने सीरियस लोग रहते नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ प्लानिंग क्या है कि भाई आपका परिवार आपकी देखभाल करेगा, और ये सोच रखते हैं आमतौर पर। तो वी आर नॉट वेरी कॉन्शियसली पुटिंग अमाउंट अवे फ्रॉम दैट। अब थोड़ा बहुत जो प्रोविडेंट फंड में है या म्यूचुअल फंड्स में, तो आपको लगता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग इज समथिंग दैट इज लेस टॉक्ड अबाउट, लेस फोकस्ड इन इंडिया, and what can somebody do? I mean, what is the plan for that? So I think that you hit the nail on the head. I think that's a crying need because of what I said in my previous answer, that we don't have a social security system, Hmm. and with the joint family system having disappeared practically, uh, depending on your children to take care of you is not a practical situation.
That's a harsh social reality you have to face, because it's a different world, right? One. Second is that your average life expectancy has gone up by over 20 years. Yes. So what was true many years ago, because average life expectancy was 45, 50, and all that, today average is 72, which means that the middle class will live to 80 at least, which means that even if you work till 58, you have 22 years Yes. to live off your. So retirement planning is a huge thing which we need to do. And that's where I would support the mutual fund industry actually going and canvassing the bank FD money. My worry is about the 3 year 5 year money coming here, but for the purpose of retirement planning, if you are going to go and market to guys saying don't put an FD for your retirement, put it in equity mutual funds, I would 150% support that, because it's a basic fact of life that equity market is the best market geared to beat your inflation, right? That's तो for a somebody who's looking to do that, मतलब बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे शायद जो रिटायरमेंट की सोच रहे हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग की सोच रहे हैं, या आजकल तो एक नया कॉन्सेप्ट है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, फायर करके। तो जो भी सोच रहे हैं इस तरह, तो आपको लगता है कि मतलब दे शुड वेरी एक्टिवली, वेरी एग्रेसिवली स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन equity mutual funds to put some money away and see that I have return? 100% no doubt about that. So again, the answer to that is that diversify, Hmm. right? So I would argue that you have to, given the past experience, have a share of gold in the portfolio, right? So to that extent, I think multi-asset funds represent a good way to acquire the gold. So I think I would say the single biggest component should be multi-asset funds, because by and large in multi-asset funds you get what 10-15% of debt also. You'll get 15 to 20% of gold or whatever, silver or any commodity they choose to do. But and the equity portion of most multi-asset funds is by and large cap. So I'm saying as a safety aspect, right? Diversification of all the three asset classes plus safer element of equity, multi-asset fund should be the core. Because why I'm saying this is gold has proved us wrong, right? In all these days, we as an industry have beaten down gold because it has no earnings, so it can't be predicted. This, that, all of that. But ultimately, it has proved to us that to bet to, I will. So I'm just saying, let's not ignore it, no? ठीक So बात है। multi-asset fund gives you whatever allocation to gold. Do it. I mean, because every Indian always buys jewelry for his family, right? And so that amount of gold, so you will have. In addition to which, I'm saying let a core multi-asset fund be a core of your portfolio, because you're getting these three. And then second should be a multi-cap fund. Why I'm saying this, the multi-cap fund is the best. And again, I'm going to say a line which is probably not very popular. It is your defense against the wrong calls of your fund manager, जी। because SEBI forces you to put 25% in small cap, 25% in mid cap. So the degrees of freedom for the fund manager are reduced. So your call in a flexi cap to say कि अब large cap का वक्त है, अब small cap का वक्त है, and you get it wrong, right? That the humility has to come in. The multi cap fund is the best way to protect yourself from your own mistakes of the call. You put 25% small. Within small cap, okay, you have some choices. But so the multi cap should be the investor's best protection कि क्या हो गया अगर फंड मैनेजर ने भी गलती कर दी सही बात। in reading the market, right? Two. The third one, I leave it to people's choice, right? Whether you want to put it in the large cap or flexi cap or the small cap, you leave that. But the core part of your portfolio, and because you're taking risk through the multi cap, because mid caps and small caps are the riskier part of the portfolio, you're taking safety through the large caps in your multi cap fund and the large cap in your multi asset fund. Okay. Plus, you're getting diversification, you're getting a little bit of debt in your multi asset fund. Now, based on that's where distributor advisors thing comes. Each one has his own risk appetite, each one has his own time frame for planning. So, I'm saying the two core portions of your funds are the multi funds, multi asset, multi cap. That proportion of that should be there also. I leave it to the advisor to decide based on the risk appetite. But whatever said and done, you have to put in these two categories of funds. Then the balance of your portfolio, you may choose to say I'll put 20-20 in this, 60 will be the balance. Okay, I leave that choice. But these two should be compulsorily apart for the reasons I just said, right? Diversification, because this diversifies across the cap curve, this diversifies across asset classes. सही बात।
After that, you choose other funds. I don't care what you choose. You want to choose small cap, you want to choose large cap, flexi cap, sectoral funds. जो भी करना है करिए. But these two should be core in your portfolio. So that's for retirement planning. Okay. By the way, this is what I'm saying for a 20-year portfolio, right? मतलब आइडियली आपको लगता है कि वन शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट व्हेन ही इज अराउंड 35 और व्हेन शी इज अराउंड 35, दैट काइंड ऑफ एज. Yeah, because the reason is that your uh, investing period should ideally be at least equal to your spending period. ठीक बात. So you take 58 as a retirement age, right? 35, you're 23 years to go, and you're 23 years to live. So you're right that I would say 35, because see, from 25 to 35, you be in the stock market, you do futures, options, you learn all the things, you blow it. But by 35, you're married, settled, you've got a family, you probably have a child, and you have now saying, "Ke mere ko future kyo karna hai?" So you have the maturity to make the right decisions. At 20, people say you should start at 25. But the problem is that at 25, see, you have not experienced life. और तभी You बहुत have to बोरिंग make लगता है. mistakes. Allow him to 25 make में his mistakes. 25 में इस तरह की सोच बहुत बोरिंग लगती है, तो Yeah, yeah. entitled to No, make and some only that, see, you must allow, like, that's the way of, they say, parenting also, right? You have to allow your children to do mistakes. agreed. You have to learn that it's okay to do mistakes, right? So, like that, an investor, true investor, has to learn by doing mistakes. By, otherwise, he'll never be a better investor. So 30 to 35, I would say, is the right, because he starts to work at 25. So at least 5 to 10 years he's been working. He's whatever, he's married, settled down, do everything, and he has a sense of his life. So I think that's a good age to start, I would say. You picked it right. तो देखिए क्या गजब की चर्चा हुई, और आपने देखा कि कैसे हमने बातचीत की, और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट सुनील सर ने डिस्कस किए जो उनके तजुर्बे, उनके अनुभव से निकलते हैं. उन्होंने बताया कि कैसे मार्केट्स जो हैं इवॉल्व हुए हैं, हम क्या गलती करते हैं, म्यूचुअल फंड के निवेशक आमतौर पर क्या गलती कर बैठते हैं, किस तरह से बाजार पैन आउट हो रहा है, और कई बार देखिए क्या है कि हमारा फोकस गलत रहता है. तो सही ढंग से निवेश का तरीका क्या है ये आपने जाना, और बहुत बेबाकी से बात की. तो मुझे जो बात बहुत पसंद आई आज की चर्चा में, आपको भी पसंद आएगी, वो है कि बहुत ही ओपन और बहुत ही साफ बात की, दिल से बात की, और दिल से बात की जाए तो दिल तक पहुंचती है. तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की हमारी बातचीत पसंद आई होगी. अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा. अपना ख्याल रखिए. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.